चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में आप सभी लोगों का। वेलकम टू दी सेशन। आज बहुत खास सेशन होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। एग्ज़ाम बहुत पास में है, किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है और किसी भी दिन घोषणा हो सकती है कि 2 महीने बाद पेपर है। और जब भी ये सिचुएशन आती है ना कि 2 महीने बाद पेपर है, तो चाहे कैसा भी बच्चा हो, उसने प्रिपरेशन आधी कर रखी हो, पूरी कर रखी हो, 10% कर रखी हो, 90% कर रखी हो, दिल की थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ ज़रूर जाती है जिस दिन भी एग्ज़ाम डेट आती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि आखिर पीवाईक्यू एनालिसिस करना कैसे है और पीवाईक्यू हमें किस तरीके से हमारे प्रीलिम्स में मदद कर सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत कुछ है आज के सेशन में सीखने के लिए। आप मुझे अपने जीवन का 15 मिनट दीजिए, विश्वास मानिए मैं आपको 1.5 साल के लायक आपको फ़ायदा देने वाला हूँ। तो इस सेशन को बहुत इन्फॉर्मेटिवली देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग बात क्या करने वाले हैं, हाउ टू आपके लिए पहले तो पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और उनको एनालाइज कैसे करना है, हम आज इन बारों में इन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन जो पहले पूछा हुआ है एज इट इज उठकर सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स अबाउट द पैटर्न। अगर मैं कोई सवाल बार बार पूछ रहा हूं तो मैं एक ही सवाल विद डेटा रिपीट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा उसमें पैटर्न चेंज करूंगा, थोड़ा सा डेटा चेंज करूंगा, बट कंसेप्ट या लॉजिक वही रखने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे 2 सवाल अकबर के पूछ रहा हूं तो हो सकता है पहली बार में मैं अकबर का जन्म पूछूं, दूसरी बार में मैं अकबर की मृत्यु पूछूं, और तीसरी बार मुझे सवाल बनाना हो तो मैं अकबर का वापस जन्म या मृत्यु नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं अकबर से रिलेटेड शायद कोई और सवाल पूछ लूं। तो यहां पर बात यह है कि शायद मेरा फेवरेट टॉपिक बोल लो या मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोलो शायद अकबर से ही बनता है, बट क्या वो क्वेश्चन हर बार सेम होगा? तो नहीं, वो हर बार सेम नहीं होगा। तो एमसीक्यूज में जब बच्चा पढ़ता है ना, सबसे पहली गलती वो यही करता है कि उन्हें लगता है जब वो एमसीक्यू पहली बार पढ़ते हैं तो जैसा क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है क्या वैसा ही एज इट इज उठकर आ जाएगा? तो जवाब है नहीं। यहीं पर मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि जो प्रीवियस ईयर्स हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, ये आपको रियल सिलेबस हिडन एरिया बताने के काम आते हैं, ना कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताने के। ठीक है, तो आप पीवाईक्यूज से क्या आइडेंटिफाई करेंगे? आप पीवाईक्यूज से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है और उस सब्जेक्ट के अंदर उस टॉपिक का क्या वेटेज है या किस टॉपिक का क्या वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा पीवाईक्यूज में कि एमपी की ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन है, तो आपने लिखा एक पॉइंट एमपी की ज्योग्राफी। अब एमपी की ज्योग्राफी को आपने फिर बाइफरगेट किया कि कहां कहां से कौन कौन से और कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको पता चला कि अरे रिवर्स से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, डैम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सॉइल, इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आपने देखा सेकंड वेटेज पॉलिटी का है, फिर हिस्ट्री का है, फिर साइंस का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, फिर करंट अफेयर का है। तो अलग अलग टॉपिक्स को आपने देखा, एनालाइज किया, और फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स का क्या वेटेज रहा है आपको वो भी एनालाइज करना है। ठीक है, और यहां पर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपके पास आखिरी के 2 महीने पड़े होते हैं ना, बचे होते हैं ना, तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। बट अगर आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट रेडी हो जहां पर आपको पता हो कि यार एमपी ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट डेटा, मान लो एमपी ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपको अगर पता है कि एमपी ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा रिवर, डैम और सॉइल और इंडस्ट्रीज पूछी जाती हैं, ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, या जनजातियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो जब मैं एमपी ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ या जब मैं स्पेसिफिकली एमपी पढ़ रहा हूँ तो मैं इन टॉपिक्स पर पहले फोकस करूंगा, पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकियों को छोड़ दूंगा, पहले इनको फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम लिमिटेड है। अगर कुछ छूटेगा तो वो वाला पोर्शन होना चाहिए जो लेस इंपॉर्टेंट है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे पहले मैं उसको रिवाइज करूंगा। पर ये पता कहां से चलेगा? इसके लिए आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना पड़ेगा, और इस तरीके से एनालिसिस करोगे यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट। ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उठा लीजिए 2 से 3 साल, 4 साल, 4-5 साल तक के भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हो। उसमें आइडेंटिफाई करो कि हाईएस्ट आरओआई, आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपका सबसे ज्यादा
कौन से क्वेश्चंस आते हैं और जो उसमें सबसे कम समय लगेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है, छोटे इन द सेंस सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, बट कंपैरेटिवली हिस्ट्री और पॉलिटी में आपको कम समय लगेगा। और पॉलिटी में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे हुए तो पॉलिटी इज योर बेस्ट आरओआई, पॉलिटी इज योर बेस्ट आरओआई। उसमें भी जो सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में, सबसे पहले फिर वो पढ़ना है, फिर सबसे पहले वो पढ़ना। अब पॉलिटी पढ़ने का ये मतलब नहीं कि उठाया और वो गठन से बैठकर चालू हो गए कि अरे संविधान का गठन क्या था और क्या बोलते संयोजना थी या किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, तो शुरू से शुरू नहीं करना है, वो तो आपको पता है बेसिक्स ऑलरेडी। बट अगर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया तो आर्टिकल्स पढ़िए। उसमें भी आपने देखा कि आर्टिकल्स में जो गवर्नर वाले आर्टिकल्स हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इमरजेंसी से बार बार क्वेश्चन पूछे गए। तो उन टॉपिक्स को उस तरीके से अरेंज करिए कि जहां पर आपको आरओआई बेस्ट मिल पाए। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप अपना समय दें और उससे से ज्यादा आपको मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल पाए। तो यहां पर आपको एनालिसिस कुछ इस तरीके से करना है कि आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा वेटेज है वो देखेंगे, फिर उस सब्जेक्ट की किस टॉपिक में कौन सा वेटेज है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा हिस्ट्री में आपने देखा कि मॉडर्न का सबसे ज्यादा वेटेज है। नाउ मॉडर्न में भी क्या ज्यादा पूछ रहा है, तो इसको और धीरे धीरे जब आप बाइफरगेट करते जाएंगे तो यू विल गेट कि अच्छा अगर मैं ये 100% सिलेबस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उसमें से ये 40% सिलेबस ही है जो कि एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द 60% सिलेबस के नाम पे सिलेबस है, पर उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं या पूछता ही नहीं है। तो आप ये एनालाइज कर लेंगे थोड़े दिनों में कि अच्छा अब समझ में आ गया मुझे कि पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पूरा हिस्ट्री अगर पढ़ना भी है तो लास्ट के 2 महीने में मुझे पूरा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मॉडर्न का ये पार्ट पढ़ना है, मेडिवल का ये वाला पार्ट पढ़ना है और एंशिएंट का ये वाला पार्ट पढ़ना है। तो लास्ट के 2 महीने जब आपके पास बचे और आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने और रिवाइज करने के लिए, तो वहां पर ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा काम आती है आपका प्रीलिम्स लास्ट मिनट रिवीजन में। इससे ज्यादा हेल्पफुल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी पहली तो समझने वाली बात। फिर हम आते हैं कि क्या नहीं करना है। देखो जो चीज नहीं करनी है ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए मैंने बता दिया क्या करना है, बोले सर इतना कर लेंगे, अब कहां टाइम वेस्ट होगा, क्या नहीं करना है वो भी सुन लो। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू को मॉक की तरह देना बंद करो यार, बंद करो। वो क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखने वाले तुमको, नहीं देखेंगे। ठीक है, एक आध सवाल दोबारा एज इट इज उठ के आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वो दोबारा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो पीवाईक्यू को आप इस तरीके से यूज करो कि आपको आइडिया इस बात का लगे कि कौन सा सिलेबस का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू को इस तरीके से यूज करो। ठीक है, पीवाईक्यू को सिलेबस से लिंक करना है, और अगर आप पीवाईक्यू को सिलेबस से लिंक नहीं कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पीवाईक्यू को सिलेबस नहीं समझना है, पीवाईक्यू से सिलेबस लिंक करो, आपको पता चलेगा कि सिलेबस के ये टॉपिक्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स को पहले समय दो, बाकी को छोड़ना नहीं है। बाकियों को बाद में समय देना, थोड़ा उन्हें कम समय दोगे चल जाएगा, पर ये टॉपिक्स जो बार बार पूछे गए इनको ज्यादा समय देना है और इनको पहली प्रायोरिटी पर रखना है। फिर आता है इग्नोरिंग रॉन्ग ऑप्शंस एनालिसिस। ये मत करो, मतलब क्या बोलना चाहिए, रॉन्ग जब भी हम कई बार होता है ना, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसमें से ये कहीं सुना हुआ है, ये कहीं सुना हुआ है, ये कहीं सुना हुआ है। तो कभी कभी वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब ये लास्ट 2 महीने में या 3 महीने में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी एनालाइज कर सको कि जो 4 ऑप्शंस दिए हैं हुए हैं उन 4 ऑप्शंस में क्या रेलेवेंसी है। तो ऐसा नहीं है कि जो सही है वो आपको पता हो, वो तो ओके है, वो तो पता ही होना चाहिए, पर बाकी 3 का जो रेलेवेंस है और कहां पर उनका रेलेवेंस है या क्या उनकी डिटेल्स है वो भी अगर आपको पता होता है तो ज्यादा बेटर होता है। इट मींस यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, पर अगर आप बाकी जो 3 बचे हुए सही आप जानते हो, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है ही, पर बचे हुए 3 के बारे में भी अगर आप नॉलेज रखते हो तो आपके आगे के आने वाले क्वेश्चंस में ज्यादा हेल्प हो जाएगी, या बेटर नॉलेज आपके पास है, इससे ये बात झलक जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, स्टडिंग पीडीएफ ओनली इन लास्ट 1 और 2 मंथ। देखो पिछले या आखिरी 1-2 महीने में केवल पीवाईक्यूज नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बात समझो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पीवाईक्यूज से की एरिया डिसाइड करना है।
की एरिया का मतलब कौन सा टॉपिक का कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना, उस टॉपिक को थॉरो करना है, बजाय कि उस एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को तुम 4 बार पढ़ रहे हो। दैट वोंट हेल्प, वो आपकी मदद नहीं करेगा, उससे उल्टा आपका टाइम और बर्बाद होगा। तो बजाय कि उस टॉपिक उस क्वेश्चन को 4 बार रिवाइज करने के, जो क्वेश्चन 4 बार आ चुका है, बेटर होगा उस टॉपिक को उठाओ और उसे 4 बार रिवाइज करो, क्योंकि उस वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा पर उस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। और लास्ट है नॉट अपडेटिंग पीवाईक्यू विथ करेंट डेटा। अगर आप अपने पीवाईक्यूज को करेंट डेटा से अपडेट नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। इसी में हमारा अगला पॉइंट छुपा होता है कि सर मान लीजिए पिछले साल 30 पीवाईक्यूज आए थे, 30 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे। अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं पीवाईक्यू से कैसे वो कर लूं? ऐसी सिचुएशन में कई बार बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? बोले इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ते जाओ। क्यों छोड़ दो भाई? बोले सर वो तो पिछले साल का डेटा है ना, उसको अभी क्यों पढ़ना? नो, अब यहां पर आपको करंट अफेयर को पीवाईक्यूज के करंट अफेयर को कैसे रिलेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अगेन उन एरिया उन पॉइंट्स को मेंशन कर लो कि करंट अफेयर कहां कहां से पूछा है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री रिपोर्ट से पूछा है, या इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है, या सेंसस से पूछा है, कहां कहां से पूछा है पहले तो वो पॉइंट आउट कर लो। फिर जो जो डेटा पूछा है उसको आज के करंट के हिसाब से अपडेट करो। ठीक है। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं, क्या कहता हूं बता रहा हूं, हाँ, इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं अपडेट मैपिंग स्टाइल। अपडेट मैपिंग स्टाइल का मतलब पहले मैंने मैप कर लिया कि पीवाईक्यूज किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से पूछे गए, ठीक है, उसके बाद सपोज एमपी का करंट अफेयर पूछा गया, एमपी करंट अफेयर से जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है वो पूछा, या फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे, कहां से क्वेश्चन पूछे वो आपने देख लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा था कि मध्य प्रदेश में चावल सबसे ज्यादा की उपज कहां पर हुई है, कपास की सबसे ज्यादा उपज कहां पर हुई, पर ये क्वेश्चन तो बोले सर पिछले साल का था। डोंट वरी, उसको अपडेट करो आज के हिसाब से। अभी इस साल या पिछले साल जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है उस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही आंसर क्या होगा, या इसका रैंक क्या मिलेगा। या अगर उसने पूछा है कि बताओ छिंदवाड़ा का कपास में कौन सा स्थान था, या धान में कौन सा स्थान था, या मक्के में कौन सा स्थान था, तो अगर पिछले साल वो सेकंड नंबर पे था और इस साल फर्स्ट नंबर पर आ गया तो अपडेट करो कि ये सेकंड से काट के फर्स्ट पर आ गया इस साल। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको पीवाईक्यूज के करंट अफेयर्स की पढ़ना है, पर पढ़ना नहीं है, उसका पहले मैपिंग करना है कि किन टॉपिक्स से आपसे पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं। उन टॉपिक्स को आज करंट डेटा के हिसाब से आपको अपडेट करना है, और फिर आपको वापस चीजों को रिवाइज करना है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो करंट अफेयर है वो भी अपडेट होता रहेगा, प्लस पीवाईक्यूज से रिलेवेंसी भी बनी रहेगी। ठीक है। तो ये एक तरीका है जहां से आप प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज से करंट अफेयर को रिलेट कर सकते हो, और ये बेस्ट तरीका है। अभी तक मैंने जितने को भी बताया, सबने जिसने भी काम किया इस पर बिल्कुल इस बात की तारीफ की है कि हाँ सर ये टेक्निक काम करती है और इससे फायदा जरूर होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पीवाईक्यूज को यूज कैसे करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बेस्ट अप्रोच बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको लेकर कुछ टिप्स एंड टिप्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स एंड टिप्स जरूर पसंद आए होंगे और आप इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो उससे आपको अंदाजा होता है अपने नॉलेज का, और अपने ऊपर भरोसा भी बढ़ता है कि अगर मैं पिछले साल 70 क्वेश्चन बना सकता था तो इस साल 80 जरूर बना लूंगा। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्टअप का भी काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन बढ़िया सीखने आपको जरूर मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं, किसी और प्रकार का सजेशन है, किसी और प्रकार की स्ट्रैटेजी में अपडेट आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आओ, लेट्स डिस्कस अपॉन दैट, उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और मिल दूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।